नमस्कार, हमारे इस विशेष समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ है मनीषा। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। चीन समेत कई देशों में कोविड का प्रकोप, भारत में भी अलर्ट पर सरकार। स्वास्थ्य मंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर स्वास्थ्य प्रणाली का लिया जायजा। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की ट्रैकिंग के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने जीनोम सीक्वेंसिंग सिस्टम मजबूत करने पर दिया जोर। राहुल गांधी से भी भारत जोड़ो यात्रा में कोविड से जुड़ी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील। तवांग मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही बाधित। सीमा विवाद पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्ष का सदन से वॉकआउट। भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश कर रहे हैं नशीली दवाओं का दुरुपयोग। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सीमाओं, बंदरगाहों और हवाई अड्डों से नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने की जरूरत। वित्तीय संकट का कारण बन सकती है निजी क्रिप्टो करेंसी। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने क्रिप्टो को बताया सट्टेबाजी का जरिया। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा चुने गए संसदीय दल के नेता। अगली सरकार में होंगे पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार। और अब विस्तार से समाचार। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज देश में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और उसकी निगरानी, रोकथाम और प्रबंधन के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों का जायजा लिया गया। ये बैठक चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और अमेरिका में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि को देखते हुए बुलाई गई थी। कुछ देशों में कोविड-19 के मामलों की अचानक बढ़ती संख्या से पैदा हुई चुनौतियों का स्वास्थ्य मंत्री ने जिक्र किया और कहा कि नए और उभरते वेरिएंट के खिलाफ तैयार और सतर्क रहना होगा। उन्होंने अधिकारियों को पूरी तरह चौकस रहने और निगरानी तंत्र मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोगों से कोविड उपयुक्त व्यवहार और कोविड के टीके लगवाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। बैठक के दौरान डॉक्टर मांडविया ने अधिकारियों से कहा कि विदेश में मौजूद नए वेरिएंट का समय पर पता लगाने के लिए और उस पर निगरानी के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग प्रणाली को मजबूत करें। उन्होंने कहा, इससे उचित सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय करने में मदद मिलेगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ये भी अनुरोध किया गया कि वे कोविड-19 के सभी पॉजिटिव मामलों के नमूने हर रोज जीनोम सीक्वेंसिंग प्रयोगशालाओं को भेजें, ताकि यदि कोई नए वेरिएंट हो तो उन्हें ट्रैक किया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को जून 2022 में जारी कोविड-19 की संशोधित निगरानी रणनीति संबंधी दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। ये जानकारी भी दी गई कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक नया और अत्यधिक संक्रामक BF7 स्ट्रेन चीन में कोविड संक्रमणों की व्यापक वृद्धि का मुख्य कारण है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में कोविड नियमों का पालन करने की अपील की है। साथ में ये सलाह भी दी है कि कोविड नियमों का पालन न करने की स्थिति में यात्रा को निलंबित कर दिया जाए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने राजस्थान के सांसदों PP चौधरी, निहाल चंद और देवजी पटेल के एक पत्र का हवाला दिया। कांग्रेस सांसदों ने भारत जोड़ो यात्रा से फैल रही कोविड संक्रमण को लेकर चिंता व्यक्त की थी। इस बीच कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री के पत्र की आलोचना की है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पसंद नहीं है। सरकार अब कोविड के खतरे को लेकर एक बार फिर से सतर्क है और एक्शन में आ गई है। इस बीच नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा कि कोविड को लेकर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने की ज़रूरत है।
सैनिटाइजर के इस्तेमाल को भी उन्होंने ज़रूरी बताया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हर हफ्ते स्वास्थ्य मंत्रालय में कोविड के ताज़ा हालात की समीक्षा बैठक होगी और बीच बीच में स्वास्थ्य मंत्रालय निर्णय लेगा कि कौन से कदम उठाए जाने हैं। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोविड से जुड़े मसलों पर कहा है कि सर्दियों में हमें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि बुखार और ज़ुकाम, नज़ले की शिकायत होती है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि भारत में अधिकतर लोगों ने वैक्सीन और बूस्टर डोज लगवा ली है और इस कारण संक्रमण के केस नहीं बढ़ रहे हैं। उनके मुताबिक चीन के मुकाबले भारत की स्थिति अलग है और बेहतर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लापरवाही बरतें। हमें सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग में हुई झड़प को लेकर विपक्ष की ओर से पैदा गतिरोध आज एक बार फिर लोकसभा की कार्यवाही में देखने को मिला। विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बाद में जब सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो देश में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या पर नियम 193 के तहत शुरू हुई चर्चा फिर जारी रही। हालांकि सीमा विवाद पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। लोकसभा में तवांग मुद्दे पर कार्रवाई बाधित करने को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस की आलोचना की है। लोकसभा में आज सदस्यों ने नशे के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाने का संकल्प पारित किया। संकल्प स्पीकर ओम बिरला की पहल पर पारित किया गया। इसमें युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए सामूहिकता से कार्य करने का संकल्प लिया गया। नशीले पदार्थों की समस्या पर नियम 193 के तहत सदन में चर्चा हुई। 2 दिन चली चर्चा में पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। लोकसभा में आज नशीली दवाओं के दुरुपयोग और सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर अल्पकालिक चर्चा हुई। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार की ओर से जवाब पेश किया। उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं के मुद्दों को लेकर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है। उन्होंने कहा कि भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश नशीली दवाओं से लाभ का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये राशि धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को खोखला बनाती है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार की नीति पूरी तरह स्पष्ट है कि जो नशीली दवाओं का सेवन करते हैं वे पीड़ित हैं और उनके बारे में हमें संवेदनशील बनना होगा। उन्हें पुनर्वास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना होगा। अमित शाह ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नशीली दवाओं की बीमारी के खिलाफ मिलकर काम करने की अपील की। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमाओं, बंदरगाहों और हवाई अड्डों से नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्व विभाग, स्वास्थ्य नियंत्रण ब्यूरो और नशीली दवाओं के रोकथाम से संबंधित एजेंसियों को नशीली दवाओं के खिलाफ मिलकर काम करना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों की एनसीबी पूरे देश में जांच कर सकती है। उन्होंने कहा यदि अंतर्राज्यीय जांच करने की आवश्यकता है तो एनसीबी के साथ एनआईए प्रत्येक राज्य की मदद करने के लिए तैयार है। इस तरह के मामले में यदि जांच देश के बाहर की जानी है तो एनआईए इस काम में भी राज्यों को मदद कर सकती है। बुलेटिन में अब ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती है 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़े। समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं के हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज देश में जनजातियों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश में 8% से ज्यादा जनजातीय जनसंख्या है।
जिसे सशक्त बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जनजातियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में 2014-15 वित्त वर्ष में 19,437 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। 2022-23 वित्त वर्ष में यह आवंटन 91,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति मंत्रालय का बजट बढ़ाने के साथ शिक्षा, संस्कृति और उनकी पहचान को आगे बढ़ाने का भी काम किया। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जनजातियों के लिए रिसर्च करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मोदी सरकार ने पहली बार इसकी शुरुआत की गई। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वो देश के बहादुर सैनिकों का मनोबल कमजोर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय सेना के विरुद्ध की गई टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण हैं और इसके लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। गौरव भाटिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सेनाओं को परिस्थिति के अनुसार कार्रवाई का अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा मजबूत बनाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने YouTube को देश में फर्जी खबरें फैलाने वाले 3 चैनलों आज तक लाइव, न्यूज हेडलाइंस और सरकारी अपडेट्स को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई द्वारा कल इन चैनलों को फर्जी खबरों को प्रसारित करने वाला घोषित किए जाने के बाद ये कदम उठाया गया। पत्र सूचना कार्यालय के फैक्ट चेक इकाई ने एक बयान में कहा है कि ये YouTube चैनल प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय और देश के प्रधान न्यायाधीश और अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में झूठे और सनसनीखेज दावे कर रहे हैं। इन YouTube चैनलों के लगभग 33 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और उनका ये फर्जी वीडियो 30 करोड़ से अधिक बार देखा गया। बयान में कहा गया है कि ये YouTube चैनल मूल टीवी चैनल के प्रतीक चिन्ह और एंकरों के चित्रों का उपयोग करके दर्शकों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि उनके समाचार प्रामाणिक हैं। पिछले 1 वर्ष के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फर्जी समाचार प्रसारित करने वाले 100 से ज्यादा YouTube चैनलों पर प्रतिबंध लगाया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि निजी क्रिप्टो करेंसी से वित्तीय संकट पैदा हो सकता है। उन्होंने क्रिप्टो को सट्टेबाजी का जरिया भी करार दिया है। आरबीआई गवर्नर बीते कई महीनों से क्रिप्टो करेंसी से लगातार आगाह करते रहे हैं। एक समिट को संबोधित करते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वित्तीय स्थिरता के लिए क्रिप्टो करेंसी बेहद खतरनाक है। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी का वैल्यूएशन का कोई आधार नहीं है और ये पूरी तरह अनुमान पर आधारित है। दिल्ली में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आज करीब 3,000 किलोग्राम ड्रग्स चलाई गई, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत करीब 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की आंकी जा रही है। इस ड्रग्स को दिल्ली पुलिस ने पिछले कुछ सालों में बरामद किया है। ड्रग्स को आज दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की मौजूदगी में नष्ट किया गया। ये वो ड्रग है जो कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच और पुलिस थानों ने पिछले कुछ सालों में बरामद की है। ड्रग्स का ये डिस्पोजल बाहरी दिल्ली के नीलोठी इलाके में किया गया। बरामद ड्रग्स में केटामाइन, कोकेन, गांजा, हेरोइन, चरस, अफीम, टैबलेट्स, एलएसडी और दूसरी अन्य दवाएं शामिल हैं। बिहार में अवैध शराब विवाद के बीच जदयू नेता के घर से भारी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद की गईं। छपरा के मढ़ौरा नगर इलाके में स्थित ये घर जदयू नेता कामेश्वर सिंह के नाम पर दर्ज है। इस मामले में जदयू नेता कामेश्वर सिंह का कहना है कि उन्हें शराब की बोतलों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने इस घर को 32 साल पहले छोड़ दिया था। कामेश्वर सिंह ने आगे कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए कि राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए घर में बोतलें किसने जमा की। पुलिस का कहना है कि इस घर में सरोज महतो नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ किराए पर रहता है। इस मामले में एक महिला को कल हिरासत में लिया गया था। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत के सिलसिले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक सदस्य ने आज बिहार में छपरा सदर अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने सदर अस्पताल के सीएस डॉक्टर सागर दुलाल सिन्हा, डीएस डॉक्टर एसडी सिंह और भाषा के सचिव डॉक्टर केएम दुबे से जरूरी जानकारी हासिल की।
सदर अस्पताल के सीएस ने बताया कि आयोग के सदस्य ने मृतकों की संख्या और पोस्टमार्टम के विषय में पूरी जानकारी हासिल की, जिसमें उन्होंने बताया कि 34 शवों का पोस्टमार्टम छपरा सदर अस्पताल में किया गया, जबकि 8 शवों का पोस्टमार्टम पटना के पीएमसीएच में हुआ है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। शेर बहादुर देउबा ने गगन थापा को 39 मतों के अंतर से हराया। देउबा को 64 वोट मिले, जबकि थापा को सिर्फ 25 वोट मिले। इस जीत के साथ देउबा अगली सरकार में प्रधानमंत्री पद के लिए पार्टी के उम्मीदवार होंगे। अब उन्हें सरकार बनाने का दावा पेश करना है। इस चुनाव में नेपाली कांग्रेस ने 275 सीटों में से 89 सीटें जीती हैं। शेर बहादुर देउबा ने इसके लिए अपनी पार्टी का आभार व्यक्त किया है। चीन में अब तक की सबसे बड़ी कोविड-19 की लहर आई है। वहां कोरोना संक्रमण अब तक की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। चीन में कोविड महामारी और उसके कारण हो रहे असर की आलोचनाओं के बीच चीन ने मौतों को गिनने के तरीकों के बारे में जानकारी दी है। इसके मुताबिक आंकड़ों में सिर्फ सांस की बीमारी और निमोनिया से होने वाली मौतों को गिना जा रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को कोविड से सिर्फ 5 मौतें हुई, सोमवार को 2 और पिछले 2 हफ्तों में 1 भी नहीं। गिनती का ये तरीका विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन से अलग है, इसीलिए आंकड़े दूसरे देशों में हुई मौतों की तुलना में बहुत कम हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि अलग अलग देशों की गिनती के तरीकों में अंतर के कारण देशों के बीच तुलना में मुश्किल हो जाती है। चीन में कोविड से मौत की पुष्टि के लिए कड़े नियम हैं, जिसके तहत मरीज के फेफड़ों में वायरस के कारण नुकसान की पुष्टि होना जरूरी है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध का अभी तक कोई अंत नहीं दिख रहा है। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की आज अमेरिका जा रहे हैं और व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की इस यात्रा की पुष्टि करते हुए कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को वाशिंगटन डीसी आने का न्योता दिया है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि राष्ट्रपति बाइडेन व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कांग्रेस के एक संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। ज़ेलेंस्की की इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन यूक्रेन के लिए एक अहम सुरक्षा पैकेज की भी घोषणा करेंगे, ताकि यूक्रेन को रूसी आक्रमण के खिलाफ खुद को बचाने में मदद मिल सके। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अमीर उद्योगपति एलन मस्क ने इसी साल ट्विटर की कमान संभाली, लेकिन अब उन्होंने ट्विटर के सीईओ पद को छोड़ने का ऐलान किया है। आज सुबह एलन मस्क ने ट्वीट कर ट्विटर के सीईओ पद को छोड़ने की बात लिखी। हालांकि हमेशा की तरह मस्क ने इसमें भी एक ट्विस्ट रखा है। एलन मस्क ने लिखा कि वो ट्विटर के लिए नया सीईओ खोज रहे हैं। जैसे ही कोई उन्हें मिल जाएगा, मैं इस पद को छोड़ दूंगा और मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग सर्विस चलाता रहूंगा, ऐसा कहा उन्होंने। एलन मस्क ने 19 दिसंबर को ट्विटर पर एक पोल करवाया था। इस पोल में उन्होंने लोगों से सवाल किया था कि क्या उन्हें ट्विटर के सीईओ पद को छोड़ देना चाहिए। इस पोल पर लोगों ने जमकर रिएक्शन दिए। 58% यूजर ने हाँ में जवाब देते हुए उनके ट्विटर के सीईओ पद छोड़ने का समर्थन किया, जबकि मात्र 42% यूजर्स का कहना है कि वो ट्विटर की जिम्मेदारी संभालते रहें। इस पोल के नतीजे को देखने के बाद अब मस्क ट्विटर के सीईओ पद को छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला
गुरुवार से मीरपुर में खेला जाएगा। भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे है और टीम का लक्ष्य दूसरे टेस्ट को जीतकर सीरीज जीतना है। वहीं बांग्लादेश की कोशिश रहेगी कि वो अपनी कमियों को दूर कर दूसरे टेस्ट को जीत सीरीज को बराबरी पर खत्म करें। वैसे भारतीय टीम का बांग्लादेश में टेस्ट रिकॉर्ड बेहद शानदार है। टीम ने अब तक बांग्लादेश में 9 टेस्ट खेले हैं, जिसमें टीम ने 7 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि 2 मैच ड्रॉ रहे हैं। भारतीय टीम की नज़र 2010 के प्रदर्शन को दोहराने की होगी, जब टीम ने 2 टेस्ट की सीरीज को 2-0 से अपने नाम किया था। 2023 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 15 से 31 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित होगी। हाल के वर्षों में देश में बॉक्सिंग खेल में काफी विकास देखने को मिला है। विश्व चैंपियनशिप एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों जैसी हालिया वैश्विक और मल्टी इवेंट प्रतियोगिताओं में भारत लगातार शीर्ष 5 देशों में शामिल रहा है। भारतीय महिलाओं ने अब तक चैंपियनशिप के 12 संस्करणों में 10 स्वर्ण सहित 39 पदक जीते हैं। पिछली बार जब ये प्रतियोगिता 2018 में भारत में आयोजित की गई थी, तब इसमें 62 देशों के 277 मुक्केबाजों ने हिस्सा लिया था और भारत ने 4 पदक जीतने में सफलता हासिल की थी। ब्यूनस आयर्स तो क्या, पूरा अर्जेंटीना फुटबॉल का सिरमौर बनने के खुमार में डूबा है। लोग मेसी और उनकी पूरी टीम की एक झलक पाने के लिए उतावले हो रहे हैं। कल जब टीम कतर से अपने वतन लौटी तो खिलाड़ियों की विक्ट्री परेड हुई। इस दौरान कुछ फैंस खुद पर काबू नहीं रख पाए और उनके बस पर ओवरपास से कूद गए। लोग इस दौरान अपने मोबाइल फोन से इस ऐतिहासिक पल को कैद कर रहे थे। तभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया। इस दौरान एक शख्स खिलाड़ियों के पास बस के ऊपर जा गिरा, लेकिन दूसरा प्रशंसक बस के पिछले हिस्से से टकराकर जमीन पर गिर गया। लोगों की ये दीवानगी और पागलपन देखकर अर्जेंटीना के विश्व विजेताओं को ये ओपन टॉप बस परेड बीच में छोड़नी पड़ी। इस तरह सुरक्षा कारणों से निर्धारित 8 घंटे की यात्रा बीच में ही रोक दी गई। लियोनेल मेसी और उनके साथियों को जश्न मनाने के लिए हेलीकॉप्टर में ले जाया गया। पूरा शहर अपने कामकाज छोड़कर यहीं जुट गया। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ 4 मिलियन से भी अधिक लोग इकट्ठा हुए थे। मोरक्को की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम वापस अपने देश लौटी तो उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मोरक्को की टीम इतिहास से रचते हुए फुटबॉल विश्व कप में 4थे स्थान पर रही थी। मोरक्को ने सबकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर प्रदर्शन करते हुए विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई और अफ्रीका में फुटबॉल के लिए नए मापदंड स्थापित किए। मोरक्को विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी और अरब टीम बनी। मोरक्को के ग्रुप में क्रोएशिया और बेल्जियम जैसी दिग्गज थी, लेकिन इसके बावजूद मोरक्को नॉकआउट दौर में पहुंची। ग्रुप स्टेज में मोरक्को ने दुनिया की नंबर 2 टीम बेल्जियम को 2-0 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। नॉकआउट दौर में मोरक्को ने पुर्तगाल और स्पेन जैसे दिग्गजों को मात देकर सबको चौंका दिया। सेमीफाइनल में भी मोरक्को ने फ्रांस को कड़ी टक्कर दी, हालांकि उन्हें 2-0 से हार का सामना करना पड़ा। टीम के शानदार प्रदर्शन के चलते टीम के प्रशंसक खुशी से झूमते नजर आए। टीम के वापस लौटने पर उनका हीरो की तरह स्वागत किया गया। यूनाइटेड ने बोर्नमाउथ पर रोमांचक जीत हासिल करके क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। चौथे दौर के इस मुकाबले के अधिकांश समय दोनों टीमें गोल करने का प्रयास ही करती दिखाई दी। हालांकि 67वें मिनट में बोर्नमाउथ के स्मिथ ने गलती से गेंद को अपने ही गोल पोस्ट में पहुंचा दिया। इस तरह न्यूकैसल ने मुकाबले को 1-0 से जीतकर अंतिम 8 में जगह बना ली। एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल 2022 आज राज्यसभा से पारित हो गया। इस तरह समुद्री जलदस्युता रोधी बिल को अब संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल गई है। लोकसभा से मैरीटाइम एंटी पायरेसी बिल 2019 इस साल 19 दिसंबर को पारित हुआ था। बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही यह कानून का रूप ले लेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों सदनों में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि आईपीसी और सीआरपीसी में समुद्री क्षेत्र में जलदस्युओं से होने वाली समस्या से निपटने के लिए कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए सरकार इस बिल को लेकर आई। उन्होंने कहा कि गहरे समुद्र में समुद्री डकैती का कृत्य आजीवन कारावास या मृत्यु दंड के साथ दंडनीय अपराध होगा। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।